हम 4 बहनें थीं। हमारा एक ही भाई था जो बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। माँ बाप ने उसका नाम चिराग रखा। अब तो यूँ लगता था कि वह सिर्फ चिराग के लिए ही जीते थे। बेटे की पैदाइश के बाद वो तो जैसे वह इसमें खो से गए थे। वो हर किसी को बेटे के मुकाबले में कमतर जानने लगे थे। माँ और दादी अक्सर उनको समझाती थी कि ऐसा मत करो, बेटे और बेटियां सभी माँ बाप के लिए एक जैसे मीठे फल होते हैं। एक की चाहत में दूसरे की बेकदरी मत किया करो। मगर यह बात कभी पापा को समझ में नहीं आई। खैर, वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ हम सब भी बड़े होते गए। हम दादाजी के साथ रहते थे और हमारा छोटा सा शहर जो गांव की तरह ही था, जहां रोजगार में भी ज़्यादा नहीं था। पापा मजदूरी करते थे। तब तक हम छोटे थे तो गुजारा हो रहा था, लेकिन फिर उनकी तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो गया। तभी एक दिन उन्होंने मजदूरी को अलविदा कह दिया और एक दोस्त के कहने पर दूसरे मुल्क जाकर कमाने की सोचने लगे। मेरे पापा का वह दोस्त उन दिनों दुबई में था और वहाँ खूब कमा रहा था। गांव वाले उसको सोनू कहते थे। उसके पापा की दुबई जाने में मदद की और यूँ मेरे पापा को गैर मुल्क में जाकर किस्मत आजमाने का मौका मिल गया। पापा को सोनू की मदद से अच्छी नौकरी मिल गई और यूँ हमारे भी दिन फिर गए और दुबई में काफ़ी रकम दादाजी को भेजने लगे। 4 महीनों में दादाजी ने पापा की कमाई में से मम्मी की ज़रूरत के अनुसार खर्चा दिया, लेकिन फिर उन्होंने यह सिलसिला बंद कर दिया। कहते हैं कि मेरा बेटा परदेश में मेहनत कर रहा है, इस कमाई में यूं ही नहीं उड़ा देना चाहिए बल्कि जमा करना चाहिए। हम दादा और दादी जी के किचन से खाते और बहुत ही थोड़ी सी रकम मम्मी को देते। पापा को भेजा हुआ बाकी रुपया दादाजी अपने दूसरे बेटे के हवाले कर देते कि इस रुपए से बैंक में जमा करके आओ। महेश चाचा अपने नाम पर ही बैंक अकाउंट खुलवाया था, इसलिए वह पापा की भी कमाई को अपने ही अकाउंट में डालते थे। काफ़ी अरसा यूं ही सिलसिला चलता रहा। मम्मी को खबर न थी कि उनके पति की कमाई कितनी है और किधर जा रही है और कौन कितने खर्च कर रहा है। वह तो बस दम साथे रोटी सब्जी और गुजारा कर रही थी। हमको ज़िंदगी में भी ऐश हासिल ना हो सकी जिनके हमसे ख्वाब देखे थे। गरज पापा दुबई दिन रात मेहनत करके अपनी कमाई दादाजी को भिजवाते रहे और हमारे 3 चाचा इस रकम पानी की तरह बहाते रहे। 3 साल बाद पापा छुट्टी पर आए। हालत एक जायजा लिया तो पता चला कि दादाजी और भाइयों ने उनका भेजा हुआ रुपया खुद पर खर्च कर दिया है। ये जानकर पापा को बहुत गुस्सा आया, मगर क्या कर सकते थे। एक तरफ बाप था, दूसरी तरफ छोटे भाई। फिर पापा ने बिना झगड़े ही हमारे लिए एक छोटा सा मकान खरीदा और हमको उसमें शिफ्ट कर दिया ताकि अपना किचन अलग हो और हम अच्छा खा पी सके और खर्चा भी मामा जी को भिजवाने लगे ताकि मम्मी को हर महीने ज़रूरत की रकम मिलती रहे। ये मकान दहीदाल में कुछ दूर तक एक नए मोहल्ले में मिला था, लेकिन यहाँ हम दोनों अपने से दूर थे। उन दिनों मेरा भाई 7वीं क्लास में पढ़ता था और पापा उसकी पढ़ाई और भविष्य के खातिर ज़्यादा से नाम के एक शख्स का घर था। वह खुद को शरीफ आदमी था, मगर उसका बेटा आर्यन एक निकम्मा और आवारा लड़का था। उसके 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था और बुरे लड़कों से दोस्ती कर ली थी। मेरा भाई उस मोहल्ले में नया था और उसको यहाँ की हालत का भी कुछ भी पता नहीं था। वह सीधा साधा और भला मानस था, जबकि आर्यन एक सातिर शिकारी बन चुका था। वह अपने से कम उम्र लड़कों के साथ दोस्ती करता था, उनको बुराई की तरफ खींचने के चक्कर में रहता था। न जाने कैसे मेरे भाई से दोस्ती कर ली। शुरू में तो उसने आर्यन की नीयत को ना पहचाना, लेकिन आर्यन उसको चौक में रोक कर बात करते लगता तो चिराग उसके साथ खुशी से हाथ मिलाता और बातचीत करता। मोहल्ले के दूसरे अच्छे लड़कों ने भाई को मना किया कि इस बदमाश से दूर रहो और अगर ये तुमको रोके तो रुक कर बात का जवाब देने की बजाय किनारा कर लिया करो। चिराग ने ऐसा ही किया। आर्यन मगर बाज ना आया। जब चिराग घर से बाहर निकला तब उसको बुलाता, उसे तंग करता और पीछा करता। बस फिर उसने मेरे भाई का घर से निकलना दूभर कर दिया। यहाँ तक कि जब वह स्कूल जाता उसका पीछा करता और छुट्टी के वक्त उसको रास्ते में रोक कर उससे बातें करने की कोशिश करता। उसके इस व्यवहार से चिराग बेहद परेशान रहने लगा। अब वह स्कूल जाने से भी डरता था और घर से बाहर निकलने से भी इनकार करता। तो मम्मी परेशान हो गई। वह एक रोज आर्यन के घर गई। उसकी माँ को सूरत हाल बताकर कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, वरना बात मर्दों पे आ गई तो झगड़ा हो जाएगा। आर्यन की माँ
कहा कि मैं उसको समझा दूंगी, तुम बात को मत बढ़ाना। उस औरत ने इंसान इत्मीनान दिलाने का मेरा भाई फिर से स्कूल जाने लगा। कुछ दिनों तक आर्यन ना चिराग के पीछे आता और ना ही उसको उसके रास्ते से रोककर तंग किया। उसने ये हल निकालने के मोहल्ले में एक लड़के अमित को भी उसकी क्लास में पढ़ता था अपना दोस्त बना लिया और वह अकेले जाने की बजाय अमित के साथ स्कूल जाने लगा। दोनों अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि भाई बन गए थे। अमित अच्छा लड़का था और सही फैमिली में था। उसकी फैमिली भी हमारे घर आने जाने लगी। मेरे भाई के साथ भाईचारा इस कदर बढ़ गया कि वह हमारे घर में आने जाने लगा और हम बहनों उसके भाई कहकर बुलाने लगी। खास तौर पर मैं अमित को चिराग की वजह से ज्यादा अहमियत देने लगी और सगे भाई जैसा ही समझने लगी। वह आर्यन से उसकी हिफाजत करता था। यह इतवार ही का दिन था कि स्कूल की छुट्टी थी। सुबह को जब हम जरा देर से उठे, मम्मी की तबीयत ठीक ना थी। चिराग को उन्होंने नाश्ते के पैसे दिए और वो मुंह धोकर सुबह 9 बजे के करीब चौक की तरफ गया। सामने ही छोले वाले की दुकान थी। जब उसने चौक पार किया तो उसके पीछे आर्यन ने आवाज दी, चिराग सुनो, मेरी बात सुनो। भाई ने जब पीछे मुड़कर देखा, वह मोटरसाइकिल से खड़ा नजर आया। चिराग उसके साथ बातचीत ना करना चाहता था, इसलिए तेज तेज कदमों में चलने लगा। उसको तेज कदमों चलते देखकर आर्यन ने दोबारा कहा, चिराग ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। भाई ना रुका और वह तकरीबन दौड़ने लगा, जिस पर वो बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके पीछे आया। बाइक की आवाज से चिराग और भी ज्यादा खौफजदा हो गया। वह दौड़ने लगा, तभी उस लड़के ने भी अपनी बाइक की फुल स्पीड दे दी। यूं बाइक चिराग की कमर में जा लगी और वह उछलकर बड़ी की दुकान में आराम मशीन पर जा गिरा और आरा उसके जिस्म के आर पार हो गया। उसी लम्हा मेरा मासूम भाई की मौत हो गई। बड़ाई ने कुछ ही देर पहले ही दुकान खोली थी और वो अभी मासूम चाली करके लड़कियां इकट्ठी कर रहा था। आर्यन तो वहां से भाग गया। बढ़ई ने हमारे घर आकर खबर दी तो हमारे घर के कोहरम बर्पा हो गया। मम्मी ने एक पड़ोसी के जरिए मामा जी को खबर कराई। हमारा तो एक ही भाई था। मेरे माँ बाप के घर का वही चिराग बुझ गया। उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। पापा खबर मिलने पर घर आ गए, मगर जाने वाले का तो जा चुका था। जिस तरह हमको अपने इकलौते भाई की अचानक मौत का सदमा था, उसका साथी अमित भी गम से निढाल था। मम्मी उसको बुलाकर गले लगाती और रोती। हमको भी उसे देखकर चिराग की याद आती और अमित से बात करके सुकून मिलता। मेरे माँ बाप को ऐसी हालत थी जैसे उनके जिस्म से किसी ने पूरा खून निचोड़ लिया हो। चिराग के बाद वह जीते थे ना मरते थे। पापा तो अपनी उम्मीदों के चिराग के बुझ जाने से जिंदगी से मुंह फेर बैठे। ईश्वर ऐसी आजमाइश में किसी को न डाले। मेरे माँ बाप की जिंदगी में औलाद को खो देने में एक बड़ा बदलाव आ गया था। ये भी अब चिराग जितने किसी लड़के को देखती तो उसके बिना सोचे समझे भाई पुकारने लगती थी। बेटे की अचानक मौत ने पापा की कमर तोड़ डाली थी। वह इतने गमगीन हुए कि दोबारा दुबई ना गए। उसने काम करने की हिम्मत ना रही। कुछ ही अरसे बाद हम पैसे की मुश्किलों का शिकार हो गए। मकान बेचकर किराए का मकान लिया। पापा ने अपना घर पर ही काम शुरू कर दिया, मगर कामयाबी ना मिली। टूटे हुए दिल के साथ जो काम शुरू करने को ठप हो जाता। औलाद में सिर्फ लड़कियां थी, उनके बारे में सोचना था। दीदी ने चाहा नौकरी करे, मामा को भी पता चला, वह आड़े आ गए। मेरी बहन का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के लिए ले लिया। इधर चाची ने भी उनकी देखा देखी मेरा रिश्ता अपने किसी दूर पार के रिश्तेदार के लिए मांग लिया, मगर मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद ना आया। लेकिन दादाजी ने दबाव डालकर मेरा रिश्ता उस लड़के यानी दीपक से करा दिया। यूं पापा के कंधों से तो 2 बेटियों का बोझ हल्का हो गया। एक रोज मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार के घर शादी के फंक्शन में गई तो उनके बेटे राहुल को देखकर खुशी हुई, क्योंकि वह मेरे भाई चिराग से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। मुझे लगा कि जैसे मेरा स्वर्गवासी भाई सामने होकर काबू न रहा। जी चाहा कि उसे बात करूं। मैंने पहल कर दी और उसे नमस्कार किया। उसने भी खुशी दिल से जवाब दिया तो मैंने उसका अपना भाई बना लिया। क्योंकि उनका घर दूर था, मैं उससे ना मिल सकती थी, इसलिए खत लिखने लगी। खत में मैं भी भाई राहुल लिखकर शुरू करती रही, लेकिन उसके बाद वह मुझसे फोन पर उल्टी सीधी बातें, तो मैंने उससे वास्ता मतलब खत्म कर दिया और अमित भाई को ही ये बात बता दी। उसने राहुल को खूब बुरा भला कहा और धमकी दी कि वह आइंदा से मुझे फोन न करे। यूं राहुल से मुझे छुटकारा मिल गया। उस वाक्य के बाद
मेरे मुंह भोले भाई अमित के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत से जज्बात पैदा हो गए। मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब मेरी मंगनी दीपक से होने लगी, वह परेशान होकर उदास हो गया और हमारे घर आना छोड़ दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि आप चिराग की माँ से मेरे लिए रिश्ता मांगे, वरना मैं उम्र भर किसी और से शादी नहीं करूँगा। उसकी माँ मम्मी को यह बात बताई। तब मुझे पता चला कि वह मुझको बहन की तरह नहीं समझता था। मैंने उससे बात करनी बंद कर दी और अपने जज्बात जो एक बहन के अपने भाई के लिए थे, उसको मसल दिया। जब मैं खामोश रहने लगी, इन सब बातों को असर यह हुआ कि मैं बीमार हो गई। मुझे तो यह भी गम रहता था कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको मैं भाई कहकर पुकार सकूं। वह वक्त भी आ गया जब मेरी शादी को ढोलक बजने वाली लगी। मैं विदा होकर बाबू के घर दीपक के घर आ गई। शादी के बाद अंदाजा हुआ कि खामसा मुझे दीपक से चिढ़ती। वैसे भी बुरा नहीं था वह मुझे। उसने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया। मेरे दिल में उसकी चाहत और इज्जत पैदा हो गई। दीपक और ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं घर में खुश थी कि एक रोज अचानक सा एक खत मिला जो मेरे पति ने वसूल किया। उस खत में मेरे बारे में कुछ गलत बातें लिखी हुई थी। मेरे पति ने खत के बारे में मुझसे सख्त लहजे में जानना चाहा और पूछा कि राहुल कौन है, क्या तुम उसको जानती हो? मैंने इनकार करके बताया कि राहुल को मैं अपना मुंह बोला भाई बनाया था, मगर वह अच्छा लड़का ना निकला तो उसने वास्ता मतलब खत्म कर दिया। वह बुझकर रह गए। उन्होंने मुझे माफ कर दिया और कहा कि आइंदा किसी को भाई मत बनाना। मुझे शुक्र किया कि दीपक ने मेरे सच बोलने की बजाय मुझे माफ। मैं क्या करती, उस वाक्य को बहुत दिन हो चुके थे। एक रोज मैं दीपक के साथ मायके में थी। मम्मी ने हमको खाने पर बुलाया हुआ था। अमित की बहन आई और मेरी बहन कहा कि अमित कुछ खा लिया है, क्योंकि मम्मी उसकी शादी किसी और से करना चाहती थी, मगर उसने तुम्हारी बहन सालू की खातिर शादी न करने की कसम खाई है। जब माँ ने जबरदस्ती मंगनी कर दी तो भाई ने जहरीली गोलियां खा ली। उसको अस्पताल ले गए हैं, दुआ करो कि ठीक हो जाए। यह सुनकर मैं परेशान हो गई और मेरा चेहरा परेशान हो गया। दीपक अमित की बहन की बातें सुन चुके थे। हालांकि वह साथ वाले कमरे में मेरी बहन को यह बात सब बता गई थी। बस उन्होंने मुझसे पूछा कि ये अमित कौन है जो तुमसे शादी करना चाहता है और उसने जहरीली गोलियां फौंक ली है। मैंने कहा कि चिराग भाई का दोस्त है, उसका क्लास फेलो है। तुम्हारा उससे क्या संबंध था? मेरा भाई बना हुआ था। वह कैसे मुमकिन है कि इतने लड़के तुम्हारे मुंह भोले भाई है? तो दोस्तों फिर जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।